देखिए डोटासरा जी थोड़ा अपने गिरेबान में झांक दे। उन्होंने ऐसे वार्ड बनाए कि एक वार्ड में तो 500 जनसंख्या, एक वार्ड में 3000 की जनसंख्या। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, समान वर्गीकरण नहीं था। तो ये तो अन्याय किया ना उन्होंने। ऐसी कई पंचायतें भी बना दी जो 400 की वोटर्स की पंचायतें हैं। एक पंचायत 7000 वोटर्स की है। ये क्या बात हो गई? ये ठीक नहीं था। इसलिए भजनलाल जी सही काम कर रहे हैं। चुनाव भी नहीं करवा रहे हो और जो तोड़ फोड़ कर रहे हो वो आरएसएस और बीजेपी के आधार के ऊपर उनके कहे अनुसार कानून के विरुद्ध, नियमों के विरुद्ध आप लोग कर रहे हो। हर जगह मैं एक दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि एक पंचायत में मान लीजिए 50 पंचायतें, हर पंचायत को तोड़ रहे हैं, जबकि पंचायत को तोड़ने का नियम है 5500 से ऊपर। राजस्थान में नगर निकाय और पंचायतों के परिसीमन एवं पुनर्गठन को लेकर राजनीतिक घमासान तेज है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी को तो घेरा ही, साथ ही आरएसएस को भी लपेट लिया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सवाल पूछे जाने पर पलटवार किया और कांग्रेस को उनका इतिहास याद करा दिया। सियासत वोटों के लिए किसी भी रास्ते से कटती पगडंडी पर जरा भी गुंजाइश हो तो उसे खंगालती है और निचोड़ती है। जिस गली में वोट ना हो वहां भी राजनीति की गंगा बहाती है। ऐसे में परिसीमन के राजनीतिक इस्तेमाल से इनकार किया नहीं जा सकता। पूर्व में कोई कर चुका है, आज कोई कर रहा है और भविष्य में भी होगा। यह संभावना हमेशा रहने वाली है। नया बस यह है कि क्या रोड टू डिलिमिटेशन को बाईपास किया जा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी मेरे साथ हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अनूप ठाकुर जी मेरे साथ हैं। अनूप जी, एक्चुअली सदन जब चल रहा था विधानसभा, उसके अंतिम जो 2 दिन रहे उसी किसी पीरियड में जूली साहब ने ये बड़ा तंज कसते हुए पूछा था कि ओटीएस में चल क्या रहा है बताओ तो। और आज डोटासरा जी ने भी ओटीएस में किसी गेम की ओर इशारा किया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इशारा क्यों? खुलकर बोलिए ना, ओटीएस में क्या चल रहा है? अनूप जी। अच्छा, हाँ स्वप्निल जी, हाँ, कांग्रेस हमेशा खुल के बोल रही है, हर मामले पे खुल के ही बोल रहे हैं। और आज आपका जो प्रमुख विषय है इस पे भी हम सारी बातें हमने खुल के ही की है। आज वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर जो ये प्रदेश के अंदर अपना जो तानाशाह शासन है उसकी इन्होंने जो कर रखी है कार्यवाही कि पंचायतों के चुनाव कराना नहीं है। भरतपुर के अंदर आप देखो कि जिला प्रमुख कभी के विधायक बन चुके हैं, वहां जिला प्रमुख का चयन नहीं हो रहा। तो इस तरह की जो घटनाएं ये लोग कर रहे हैं। अब निकाय चुनाव और 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है 31 जनवरी 2025 को। बाकी अभी 704 जो ग्राम पंचायत है वो 31 मार्च 2025 को पूरा हो जाएगा। तो जो ये लोकल गवर्नमेंट है, जिसको हम शहरी सरकार कहते हैं, गांव की सरकार कहते हैं, इनके कार्य को, इनके विकास के चक्र को अवरुद्ध करने का काम ये सरकार क्यों कर रही है? स्वप्निल जी, मैं तो कहता हूं सबसे गंभीर और चिंतन का विषय है जो आपका अनूप भाई 2 सेकंड। अनूप भाई 2 सेकंड। मैं एक्चुअली 2 चीजें जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं। एक तो ये कि ओटीएस में क्या चल रहा है, और दूसरा ये डिलिमिटेशन जो होने वाला है, जो परिसीमन होने वाला है, उसमें बीजेपी मतलब सरकार या बीजेपी मतलब पार्टी और आरएसएस का क्या एंगल है? इसको थोड़ा सबूतों के साथ समझाइए ना। परिसीमन के अंदर जो कर रहे हैं, ये परिसीमन 3000 से 5500 मतदाताओं की जो आप एक पंचायत बनाते हैं, तो पंचायतों में ये इनकी राजनीतिक द्वेषता के हिसाब से परिसीमन का कार्य कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग जो कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि तो आप चुनाव समय पे करा दो। आप प्रशासक के सहारे आप क्यों चलाना चाहते हो इन सरकारों को? नगर पालिका, नगर निकाय, ग्राम पंचायत, आप प्रधान को पदमुक्त कर देते हो। कोटा लाड़पुरा के प्रधान नईमुद्दीन गुरु को आपने पद से हटा दिया। एक तरफ न्यायालय का उदाहरण आप प्रस्तुत करते हो, न्यायालय उसके मामले में जब सिकंदर आए। अनु भाई, वो कौन सी जगह है, वो कौन सी पंचायत है जिसको जो परिसीमन करके 3200-3500 में बन गई है? थोड़ा सा मुझे बताइए ना, कि कोई तो नाम होगा ना उस जगह का। ये सारी ही पंचायतों के अंदर इस तरीके की कार्यवाही करने के लिए आमादा है। आपके पास लिस्ट है? इसलिए ये वन
स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर ये जो नहीं 2 तोड़-मरोड़ का सेकंड, कार्यक्रम जिसका अभी कर रहे परिसीमन हो, भी नहीं हुआ है, जिसे लेकर कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं हुई है, उसकी लिस्ट आपके पास है कि ये सबके साथ हो गया? इनकी मंशा, इनकी मनह स्थिति जो है वो इस तरह की नजर आ रही है, इसलिए नजर आ रही है। हाँ, कहना चाह रहा हूं 49 निकाय के चुनाव जो नवंबर 2019 में संपन्न हुए थे, ठीक है, वो आपके पेंडिंग है। लेकिन अरुण भाई एक छोटी सी बात है, देखिए नजर आ रही है और किसी चीज का होना, ये दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं। आप कह रहे हैं कि आपको नजर आ रही है, उस डायरेक्शन में आप समझिए ना स्वप्निल जी, कि उस दिशा में ये कार्य कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं ना, आप मुझे बताइए ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जब 49 निकाय के चुनाव 2019 नवंबर में उनका कार्यकाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अनुच्छेद आपके 243 में स्पष्ट है कि 5 वर्ष से मैक्सिमम 6 माह की अवधि में आपको चुनाव करना अनिवार्य है। ठीक है, या तो आप उस संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, संविधान को तार तार कर रहे हो, ठीक है, आप संविधान को मानते नहीं हो, इस बात को स्पष्ट कर रहे हो, या आप वन नेशन वन इलेक्शन का भी अपोज कर रहे हैं और परिसीमन का भी अपोज कर रहे हैं, करेक्ट? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब मैं कृष्ण कुमार जानू जी को भी शामिल करना चाहता हूं। परिसीमन को राजनीतिक दुर्भावना के चलते आप परिसीमन करना चाहते हो। नहीं तो डर किस बात का है अनु भाई, डर किस बात का है? देखिए मैं ये कह रहा हूं कि डर किस बात का है? परिसीमन हो भी गया और अगर लोग कांग्रेस के साथ हैं तो वो 3200 की संख्या में भी कांग्रेस के साथ जाएंगे, और अगर कांग्रेस के साथ नहीं है तो 10,000 की संख्या में भी नहीं जाएंगे। आप इनकी मंशा को समझिए। ये सबसे बड़ी बात ये कि सत्ता का विकेंद्रीकरण जो होना चाहिए उसकी मंशा इनकी नहीं है। ठीक है, इनके परिपाटी दिल्ली से लेकर, ठीक है भाई। अब मैं आपको रोक रहा हूं। रहमतुल्लाह खान मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले कृष्ण कुमार जानू जी, 2 बातें हैं। ओटीएस में क्या चल रहा है इसका जवाब तो मुझे नहीं मिला। दूसरा, आरएसएस से सुझाव बीजेपी समय समय पर लेती रही है और इसमें कोई दौराय नहीं है। परिसीमन एक बड़ा हथियार कांग्रेस के लिए इसलिए भी साबित हो सकता है क्योंकि पूर्व में हमने देखा कि जब कांग्रेस को उसका फायदा मिला तो बीजेपी को डायरेक्ट नुकसान था। आप या तो स्थिति एज इट इज छोड़ते तो वो नुकसान जारी रहता, या आप उसमें छेड़छाड़ करना पसंद करते। क्या उस दिशा में बढ़ रही है सरकार, या बीजेपी का कितना इंटरफेरेंस है उसमें? स्वप्निल जी, कांग्रेस ने 2011 की जनसंख्या के आधार बनाते हुए जो वार्डों का परिसीमन किया तो उसमें जो पार्शियलिटी थी उसका लेवल इसी बात से समझ आता है कि गोविंद जी डोटासरा जो इस विषय पर आपत्ति उठा रहे हैं, उनका अपना गृह क्षेत्र जिला है सीकर, और सीकर के सभापति, चेयरमैन, मेयर जो भी हैं मिस्टर जीवन खां जी, वो जिस वार्ड से चुनाव लड़कर आए हैं उसमें वोटों की संख्या है 800, और सीकर में कुछ वार्डों की संख्या 5000, 6000, 4000, 3000। ये जो पार्शियलिटी कांग्रेस ने की, हम उसको खत्म करेंगे और किसी भी वार्डों की वोट संख्या में 2% से 5% तक की फ्लैक्चुअलिटी रहेगी, बाकी खत्म होगा। ये फ्लैक्चुअलिटी थोड़ा सा समझाइए, ये फ्लैक्चुअलिटी का मतलब है किसी वार्ड में वोटों का अंतर जो है 2% से 5% के बीच से ज्यादा नहीं होगा, 800 और 6000 नहीं होगा। तो लेकिन एक बात और ये भी तो है ना कि हमारे पास 2021 की जनगणना तो है ही नहीं। देखो ये बात सच है कि अच्छा, 2021 में जनगणना नहीं होना एक अलग विषय है। हाँ। जनसंख्या बढ़ी है, अनुमान बढ़ा है, आंकड़े तो आए हैं। तो हम परिसीमन किसके आधार पर करेंगे? हम भी तो 2011 के आधार पर कर रहे होंगे ना। निश्चित रूप से ये परिसीमन के आंकड़े जो ऑफिशियल है वो 2011 के होंगे, उसमें 2021 का 2025 का जो अनुमानित विस्तार है वो शामिल होगा। तो उससे बैलेंस कैसे बनेगा? मैं यही तो, वो तो अनुमानित चीज है ना। देखो स्वप्निल जी, अगर किसी की नीयत साफ हो और 800 और 6000 के वार्ड नहीं बनाने हो तो निश्चित रूप से जैसा मैंने बोला है। नहीं तो पर फिर यह बात है ना कि फिर नीयत साफ है, मतलब क्या इनका इलाका उनका इलाका, इसमें कैसे पता चलता है कि नीयत साफ है? विषय इलाकों का यह है कि जयपुर में जहां मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया थे, बहुत छोटी वोट संख्या के वार्ड बनाए, और जो आउटर जहां मुस्लिम डोमिनेशन नहीं था वहां बड़ी संख्या के वार्ड बनाए। ये पार्शियलिटी जयपुर के पार्षद आपको बखूबी बताएंगे इस सारे विषय में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रहमतुल्लाह, आखिर कहां तक पहुंचा ये परिसीमन का प्रोसेस जो इस पर इतना ज्यादा संग्राम हो रहा है? मेरे हिसाब से तो शुरू भी नहीं हुआ है ढंग से। रहमत, म्यूट हटाएं। देखिए, परिसीमन के लेकर 30 मार्च लास्ट तारीख है, 30 तारीख को ही
जो अभी की उसको 2 बार बढ़ा दी गई। रहमत आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी, रहमत आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। आप इस तरीके से न जुड़ें, आप गाड़ी साइड में करें और आराम से बोलें क्योंकि हवा की। हाँ अब बोलिए जी। देखिए मैं कह रहा हूँ कि 30 पहले 40 दिन थे, हाँ। उसके बाद में 60 दिन हुए, फिर 70 दिन बढ़ा दिए गए। हाँ। यानी कि कुल मिलाकर अब 70 दिन बढ़ाएंगे। 30 मार्च तक तो परिसीमन के प्रस्ताव लिए जाएंगे। उसके 1 महीना बाद तक जो आपत्तियां वो चलेगी। हाँ। और उसके बाद में फिर जो है राज्य स्तर पर जो है उसका निस्तारण होगा। कुल मिलाकर के जुलाई तक ये मामला बढ़ेगा। अभी तक परिसीमन लेकिन की कार्रवाई प्रोसेस पहुंचा चल रही कहां तक है? प्रस्ताव लिए जा मैं रहे हैं। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी तो गांव बसा भी नहीं और उससे पहले ही हंगामा हो रहा है, इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए अभी तो प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, अभी तो प्रस्ताव लिए जा रहे हैं। 30 मार्च लास्ट तारीख है। उसके बाद आपत्तियां ली जाएगी। आपत्तियां में किसी की आपत्तियां आती है तो उसका निस्तारण फिर अगले महीने होगा। यानी कि 30 अप्रैल तक तो आपत्तियां ली जाएगी। 30 अप्रैल के बाद उसका निस्तारण होगा। अभी तो परिसीमन के लिए प्रस्ताव लिए जा रहे हैं ग्राम पंचायत को परिसीमन का। अभी यहाँ मामला पहुंचा है। ठीक है, तो कृष्ण कुमार जानू जी, कांग्रेस ने 3 स्पेसिफिक नाम लिए बीजेपी के चेहरों के, जिनको हारे हुए नेता उन्होंने करार दिया। वो क्यों एक्टिव है? वो सुपर एक्टिव क्यों है? वो मतलब किसके बिहाफ पर एक्टिव हैं? देखो स्वप्निल जी, राजेंद्र जी राठौड़, घनश्याम जी तिवारी और अरुण जी चतुर्वेदी का नाम कांग्रेस गोविंद डोटासरा ले रहे हैं। तीनों पार्टी के अनुभवी नेता हैं। तीनों इस चुनाव में विधानसभा में 2 ने लड़ा नहीं। घनश्याम जी तो राज्यसभा में हैं, अरुण जी ने लड़ा नहीं और राजेंद्र जी चुनाव नेता प्रतिपक्ष रहे, हार गए। लेकिन पार्टी के बिहाफ पर वो ये काम कर रहे हैं, सरकार के बिहाफ पर नहीं। जो प्रस्ताव है उनका जो अनुभव है, ये जिसको कहते हैं ना स्वप्निल जी, किसी को सड़क बनानी है तो पहले अर्थ वर्क होगा, फिर WBM होगा और उसके बाद BT रोड बनेगा। तो जो अर्थ वर्क जिसे हम कहते हैं, जमीन पर जो काम करना है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कर रहे हैं। पार्टी के लिए या सरकार के लिए? पार्टी के लिए। नहीं तो उनका तो आरोप यह है कि ये सरकार के बिहाफ पर हो रहा है। देखो पार्टी के लिए राजेंद्र जी, अरुण जी और घनश्याम जी काम कर रहे हैं और सरकार अगर उनसे कोई सलाह लेती है तो देने में कहां आपत्ति है। नहीं, लेकिन बात बात बच है गई कि सरकार के मंत्रिमंडल की समिति की तो अभी बैठक भी नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं, हाँ इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तो सिर्फ प्रस्ताव आ रहे हैं जी। कोई भी जो फाइनल रूप है वो सामने आया नहीं है जी। और आप ऐसे ही हाथ पैर चला रहे हैं। इस बात पर कौन कितना भरोसा कर पाएगा? देखो स्वप्निल जी, हाथ पैर चलाने की बात यह है कि हमारी जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई है उसका दर्द तो कांग्रेस ने बयानों में देना शुरू कर दिया कि उनको दर्द अनुभव हो रहा है। और जिस बात की बात कांग्रेस करती है, अच्छा, बीजेपी एक राजनीतिक दल है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार चल रही है और बीजेपी अपनी सरकार अच्छे से काम करे, अच्छे से परिणाम दे, उसके लिए अगर ग्राउंड जीरो पर कोई बीजेपी के नेता काम कर रहे हैं तो कांग्रेस की आपत्ति तो मुझे वैसे ही अलोकतांत्रिक लगती है। तो 2 बातें हैं अनूप ठाकुर जी। बीजेपी का यह कहना है साहब कि जमीन पर एक एक व्यक्ति तक पहुंचने की कवायद में उन्होंने ये काम चालू कर दिया और आप इस मामले में चूंकि पिछड़ रहे हैं तो ये आपको दर्द सता रहा है। दूसरी बात यह है कि दादा, जयपुर नगर निगम के चुनावों के वक्त तो हमने भी देखा ना कि परिसीमन किस तरह से हुआ था। हमने देखा किस तरह से जिन इलाकों में मुस्लिम ज्यादा रहते थे वहां पर छोटे छोटे वार्ड्स बना दिए गए, बाहर एक्सटेंशन में वार्ड्स की संख्या फैला दी गई। नतीजा ये हुआ कि जोधपुर में भी एक निगम आपको मिल गया, जयपुर में भी एक निगम आपको मिल गया। तो इसका तो आप पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं, अब बीजेपी कर रही है तो पेट में दर्द क्यों? ठीक है सुप्रील, आप इसको इस तरीके से देखिएगा कि अभी आपने ही एक बड़ी गंभीर बात की। अभी कौन सी जनगणना के हिसाब से ये परिसीमन कर रहे हैं? 2011 की। और आप देखिए कि ये सारा जो कार्य था, आज से ये कह रहे कि हम त्वरित उसमें काम कर रहे हैं, बड़ी गति से सरकार काम कर रही है। तो सरकार शोक आ रही थी, ये काम तो 6 माह पूर्व प्रारंभ हो जाना चाहिए था। 6 माह पहले आप कार्यक्रम प्रारंभ करते और अभी तक तो वोटर लिस्ट बन जाती, अधिसूचना जारी हो जाती। आप देखिएगा कि सरकार कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रही, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आप भी तो इस बात को देखिए कि अगर वन स्टेट वन इलेक्शन को छूना है, मैंने आपको अभी बताया। नहीं अनूप भाई, लेकिन अगर वन स्टेट वन इलेक्शन को छूना है तो ये लैग पीरियड तो आने ही था, ये तो तय था ना। नहीं, जागृति पहले आनी चाहिए थी ना। जब मैंने आपको बताया कि 2019 में 49 निकायों का
मतलब 2024 में 49 निकायों का समय अवधि पूर्ण हो गई। लेकिन सर पंचायत प्रतिनिधि को अभिनंदन करके गए सीएम साहब का। 31 जनवरी को कार्यकाल कंप्लीट हो गया। 704 ग्राम पंचायतें 31 मार्च को कंप्लीट होने जा रही है। तो क्या सरकार को मुस्तैदी नहीं रखनी चाहिए? 2 सेकंड अनूप भाई थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। इन पंचायत चुनावों को लेकर एमपी मॉडल की बात सामने आ रही थी, जिसको मोटे मोटे तौर पर स्वीकार भी किया गया। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद गांव के प्रधान और तब पंचायतों के लोग जयपुर आए, सीएम का अभिनंदन करके गए, वो तो खुश हैं, कांग्रेस दुखी है। आप देखिएगा, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि आप संविधान को तार तार कर रहे हैं। जब संविधान में मैंने आपको बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243 में उल्लेख है कि 5 वर्ष बाद चुनाव होने 6 महीने का आपका जो एक निर्धारित समय अवधि है उसके अंदर अंदर करने ही होते हैं। आप क्यों उसको टालना चाहते हो? आपकी सरकार की मंशा बिना टाले वन स्टेट वन इलेक्शन कैसे होगा? कैसे समझेगी? एक मजबूत विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसको हम गांव की सरकार कहते हैं, जिसको शहर की निकाय की हम सरकार कहते हैं, उस सरकार को, उस लोकतंत्र को, संविधान को जिंदा रखने का काम नहीं। लेकिन अरूप भाई बात वही है ना कि देखिए मैं ये कह रहा हूं कि वन स्टेट वन इलेक्शन तक जाने के लिए इस तरह का एक टाइम लैग तो आना ही था। ये तो तय था। मैं स्वप्निल मैं वही आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक समयावधि का आप अंतराल समझिएगा कि कुछ इकाइयों का, जैसे आप बता रहा हूं, कुछ निकायों का कार्यकाल पहले पूर्ण हो गया, कुछ का बाद में होने जा रहा है, और कुछ हट धर्मिता ऐसी है जैसे मैंने भाई मैं ये कह रहा हूं ना कि आप इतने कॉन्फिडेंस से इसीलिए तो बोल पा रहे हैं क्योंकि आप ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। जयपुर नगर निगम के लिए, जोधपुर नगर निगम के लिए ये एक्सपेरिमेंट आप कर चुके हैं, इसीलिए तो आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसा कर रही है। ये सुधार करने जा रहे हैं तो ये कौन सा सुधार कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। इनकी सरकार है, जवाबदेही सुनिश्चित इनकी होनी चाहिए, उत्तरदायी ये होने चाहिए। अब आप तो सुधार करने जा रहे हो ना, आप कांग्रेस की राह पे नहीं चल रहे हो, आप तो अपनी नई राह बनाना चाह रहे हो। तो आपने ही तो अभी प्रश्न किया कि 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से आप क्यों कर रहे हो? अनुमानित क्या होता है? परफेक्ट आंकड़े क्यों नहीं है? सरकार ने 2021 में सरकार आपकी थी, जनगणना क्यों नहीं कराई? नहीं 2 सेकंड, जनगणना सिर्फ स्टेट में कैसे होती? नहीं, कोरोना है पूरे देश में। हाँ एग्जैक्टली नहीं, लेकिन मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं कि 2011 की 2 मिनट अनु भाई 2 मिनट, तेलंगाना हो, हिमाचल हो या कर्नाटका हो, कांग्रेस ने 2 मिनट अनु भाई मेरी बात सुनिए, इंटरेस्टिंग बात है। हिमाचल हो, तेलंगाना हो या कर्नाटका हो, 2011 की जनगणना को बेस बनाकर और आगे की पॉपुलेशन का अनुमान लगाकर ही आप अपनी योजनाएं लागू कर रहे हैं। इन तीनों में जो स्पेसिफिक योजनाएं आप लेकर आए हैं उसमें आप 2011 की जनगणना और बाकी का अनुमान के आधार पर ही उसे लागू कर रहे हैं। तो वही काम बीजेपी कर रही है जैसा कि अभी कृष्ण कुमार जानू जी ने बताया। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सवाल है, रहमतुल्लाह खान, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। रहमत, एमपी मॉडल की बात हुई, एक बहुत बड़ा संग्राम था, एक बहुत बड़ा डर था पंचायती से जुड़े चेहरों के ऊपर, और उसके बाद फिर वो खुश होकर गए। मतलब वहां तक तो स्थिति ठीक थी, डिफ्लेक्शन कहां से आया? रहमत, देखिए स्वप्निल जी बोलिए। आपका लास्ट में एक आपने शब्द बोला लास्ट, वो मुझे समझ में आया। आपने सवाल क्या कहा था? मैंने सिर्फ ये कहा कि ये रास्ते में से डिफ्लेक्शन कहां से आया। मतलब होता है ना कि हम एक रास्ते पर चल रहे हैं, एकाएक साइड में कुछ दिखा तो हम उस तरफ सरक लिए। देखिए अभी तो देखो एमपी मॉडल है, एमपी मॉडल लागू हुआ और प्रदेश में एमपी मॉडल तो लागू हुआ, लेकिन मामला ये समझ नहीं आ रहा कि अभी तो प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, परिश्रम किया जा रहा है, एमपी मॉडल लागू हुआ, सरपंचों को जिम्मेदारी दी गई। पहले चरण की बात करें तो 17 जनवरी को 6700 से समथिंग ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुआ। इस अप्रैल में 704 ग्राम पंचायतों का जो है कार्यकाल खत्म होगा और कुछ अक्टूबर में होगा। तो अभी तो इनको सबको एज ए प्रशासक नियुक्त किया सरपंचों को, लेकिन समझ में ये नहीं आ रही है कि कांग्रेस और भाजपा, कांग्रेस किस बेस पे, किस मुद्दे के तहत जो है आरोप लगा रही है भाजपा पर। आज पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि परिश्रम इनका सही नहीं हो रहा, पुनर्गठन सही नहीं हो रहा है। तो किस आधार पर नहीं हो रहा? वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत कर रहे हैं, तो सारे कानून से जो है अभी तक वन स्टेट वन इलेक्शन के जितने भी रास्ते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जा रहा है। मैं अगर परिसीमन की कोई लिस्ट आ गई होती या किसी का नाम लीक हो गया होता
और किसी पर्टिकुलर ग्राम पंचायत को आप पिन पॉइंट करिए बता पाते कि देखो वो बनने वाली है और उसमें 3200 है, जबकि मिनिमम 5500 होने चाहिए, तो बात अलग होती। इसमें मामला यही अभी 5500 नहीं है, सरकार ने जो 20% 3000 से भी कम किया है, 2700 समथिंग 2650 से लेकर के 5500 के बीच में ग्राम पंचायत बन सकती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में 1750 से करीब 4000 के बीच में जो है ग्राम पंचायत बन सकती है। अब तर्क कांग्रेस का ये है कि 5500 से ज्यादा होंगे, यानी कि 5500 के अंदर जो होगा तो ग्राम पंचायत आप तोड़ नहीं सकते, ये तर्क है। उन्होंने एक पंजाब के परिसीमन का उन्होंने हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कांग्रेस का। ठीक है कृष्ण कुमार जानू जी, होता क्या है देखिए, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरी पहचान के 4 चेहरे मुझे सामने दिखे और जिनको मैं नापसंद करता हूं, सख्त नापसंद करता हूं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि चारों वो मिलकर मेरे बारे में बात कर रहे हैं। आप समझिएगा, उनको ये इसलिए भी लग सकता है क्योंकि पूर्व में शायद मैं उनके नापसंद के 3 चेहरों के साथ खड़े होकर उनकी बात कर रहा हूंगा। तो कांग्रेस ने एक प्री मैच्योर रिएक्शन दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी मंशा पर सवाल न खड़े हों, क्योंकि अल्टीमेटली जितनी भी चीजें परिसीमन से जुड़ी हैं, अभी तो हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, अभी तो देश का परिसीमन भी है, उसको लेकर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई साहब अभी तो आप देखिएगा महिला आरक्षण लागू होना है, उस परिसीमन में भी खेल हो सकता है। लोग ये बोल रहे हैं, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आपकी मंशा पर डाउट कर रहे हैं। स्वप्निल जी, जैसा आपने कहा और जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इनकी मंशा पर हमें संदेह है, स्वप्निल जी वहम का इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। लोकतंत्र में इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये आशंका के आधार पर न्यायालय में चले जाए, या लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता है उसके पास चले जाए। तो फिर टाइम पर क्यों नहीं हो रही? जनता ने जनादेश हमें दिया है। देखिए हो क्या रहा है, कंफ्यूजन क्यों है? कंफ्यूजन 2 मिनट अनु भाई, 2 सेकंड आ रहा हूं मैं, 2 सेकंड मैं 2 सेकंड में आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एक्सटेंड करना, चीजों को लटकाना, ये चीजें डाउट ही बनाती है ना कि हम अपने पसंद के फॉर्मूले पर नहीं आ पा रहे हैं, शायद इसलिए। जी, एक राज्य एक चुनाव के फार्मूले पर आप कैसे काम करेंगे, जब पिछली बार जो पंचायत राज के चुनाव उससे पहले एक साथ होते थे, गहलोत जी ने उसको 3 से 4 चरणों में बांट दिया था। कारण कुछ भी गिनाए होंगे, दूसरी कोरोना की लहर, तीसरी लहर, जो भी कारण गिनाए होंगे, लेकिन बांटा था। अब अगर पूरे प्रदेश में रोज चुनाव होना अच्छा है या सारा एक साथ होना अच्छा है, कांग्रेस इस पर निर्णय बताए और जनता क्या सोच रही है। ठीक है, मैं आप दोनों को 20-20 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद मैं डिबेट क्लोज करूंगा। अनूप जी 20 सेकंड आपके। अब देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की बात करते हैं, न्यायालय की बात करते हैं। हाल की घटना मैंने बताई, कोटा में लाड़पुरा प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू के मामले में ये कह रहे हैं न्यायालय में चल जाओ, वो न्यायालय में चले गए, न्यायालय ने आदेश दे दिया, सरकार उनको ज्वाइन नहीं करने दे रही है। न्यायालय के आदेश की जो धज्जियां उड़ा देते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं। और ये भरतपुर से जहां मुख्यमंत्री जी आते हैं वह वार्ड संख्या 8 और आप जिला प्रमुख का चुनाव स्थगित कर दिया। ठीक है सर, आपके 20 सेकंड हो गए। कृष्ण कुमार जानू जी शॉर्ट में आप भी अपनी बात रख लें, उसके बाद फिर मैं ये डिबेट खत्म कर रहा हूं। स्वप्निल जी, कांग्रेस संविधान की कितनी भी दुहाई दे, इस देश में आपातकाल कांग्रेस ने लगाया है, इस देश की चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस ने गिराया है, इस देश में चुने हुए मुख्यमंत्रियों को कांग्रेस ने हटाया है। और कांग्रेस अब संविधान की बातें कर रही है, जब खुद को संविधान का सम्मान करना था तो चुप रहे, और अब इनको जब जनता ने नकार दिया तो संविधान क्या आधार है? वो जो राहुल गांधी फैसला फाड़ रहे थे मनमोहन सिंह का, तब संविधान कहां था कांग्रेस का? ठीक है कुल मिलाकर अभी ये प्री मैच्योर लड़ाई है, लेकिन सियासत है, वो प्री मैच्योर लड़ाई भी कर सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली बात यह है कि वोट इसकी हो या उसकी हो, नजर में वोट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।